बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अप्रैल पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 145। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले एक खुशखबरी। एक पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम साले आसिफ है, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया MIT से, जहां पर वो पढ़ रहे थे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, AI की दुनिया में। अब उस स्टार्टअप के अंदर एलन मस्क की जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिससे उस स्टार्टअप की जो कीमत है वो पूरी दुनिया में अब हेडलाइन बना रही है। कहा जा रहा है कि जो साले आसिफ हैं वो रातों रात, वैसे तो रातों रात नहीं, जाहिर है उनके पीछे कई सालों की उनकी मेहनत है, उन्होंने अब जो नाम बनाया और पैसा बनाया है, इस वक्त उनकी नेटवर्थ कहा जा रहा है कि $1.4 बिलियन हैं। ये भी लिस्ट शाया की जा रही है कि शायद अब वो रातों रात, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि रातों रात तो नहीं, कई साल की मेहनत है, लेकिन वो अब चौथे अमीर तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं और उनकी उम्र 26 साल है। मेरे लिए ज़ाती तौर पर इस चीज़ में ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में दरस व तदरीस करता था तो बिल्कुल इसी तरह का एक कोर्स, इसी तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे, इनोवेटिव चीज़ें लेकर आते थे, इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी के वेंचर्स के अंदर नई प्रोडक्ट्स मुतारफ़ करवाते थे स्टूडेंट्स, उनको मैं एक कोर्स पढ़ाता था, हाई वेंचर मार्केटिंग। उस कोर्स के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के एरिया से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से या उनके मिलाप से जो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते थे। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक स्टूडेंट ने बेसिकली एक ऐसी मशीन पर काम कर रही थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी जिसने मेजर करना था जो रिंकल्स हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, और वो स्टडी करने की कोशिश कर रही थी उस इंस्ट्रूमेंट से या उस टेक्नोलॉजी से कि जो क्रीम्स डिफरेंट आप ख़रीदते हैं, मेडिसिन ख़रीदते हैं, क्रीम्स ख़रीदते हैं, ये कितनी इफ़ेक्टिव हैं उन रिंकल्स को ख़त्म करने में। लग तो वो एक कॉस्मेटिक साइड की चीज़ थी, लेकिन बाद में जब उसकी रिसर्च ने मार्केट को हिट किया तो वो बेसिकली बहुत सारी मेडिकल की कंपनीज़ ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो उससे जो स्किन कैंसर है उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते थे। अब वो टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी बूम हुई थी। मुझे उसमें इस चीज़ का एजाज़ था कि उसकी मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि मैं वो कोर्स पढ़ा रहा था, वो मेरी स्टूडेंट थी, तो मार्केटिंग उसका जो प्लान था उसके अंदर मैंने भी कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन डाला था। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे जिनके ख्वाब टूटते भी थे, देखता था, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता है बोरिंग लगेगी आपको बात, लेकिन हमें लगता है कि हर गाड़ी जो स्टार्ट होती है उसका इंजन एक ही तरह की आवाज़ करता है। मेरे एक स्टूडेंट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी कि हर गाड़ी का जो इंजन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है, और उसकी आवाज़ के साथ जो गैराज का गेट है वो खोला जा सके और बंद किया जा सके। खैर, वो मार्केट में उस तरीके से हिट ना हो सकी और उस तरह की सक्सेस ना मिल सकी, लेकिन ये वो इन्वायरमेंट है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट है। बच्चे तो सभी जगहों के ऊपर, सभी मुल्कों के अंदर, और हमारे मुल्क में यकीनी तौर पर साले आसिफ जैसा टैलेंट बहुत सारा मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उन्हें इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात, बड़ी खुशी की बात, हमारी तरफ से ढेर मुबारकबाद साले आसिफ को, उनके वालिदैन को, उनके साथियों को, उनके प्रोफेसर्स को, उनकी यूनिवर्सिटी को, कि ये बड़ी सक्सेस उनके नाम हुई और पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छाई के तौर पर लिया जा रहा है। अब चलते हैं आज की पहली खबर जो रेगुलर हमारे पास है, वो है अडयाला जेल से। इमरान असगर जर्नलिस्ट हैं, वो इस खबर को फाइल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज फिर अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई नहीं आया। जी हाँ, इमरान असगर कह रहे हैं कि आज रुफ़का की मुलाकात का दिन था। आपको पता है मंगल का दिन बहनों की मुलाकात का दिन होता है, और आज का दिन, जुमेरात का दिन, रुफ़का की, मतलब जिसमें वकला भी होते हैं और पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनकी, या पार्टी के MPAs, MNAs, पार्टी के लीडरान, उनकी मुलाकात का दिन होता है। ये तीसरी दफ़ा है जब से इमरान खान जेल गए हैं, ये तीसरी दफ़ा है कि मुलाकात के दिन पर कोई भी मुलाकात के लिए नहीं आया। उन्होंने फिर नाम भी सामने रखे। वो कहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर सेनेटर फलक नाज चतराली का नाम भी था, फजल इलाही साहब का नाम भी था, एहतशाम खान साहब का नाम भी था, फिर सरदार गुलाम अली असगर खान लहड़ी साहब का नाम भी था, फिर सैयद नसीबुल्ला आगा साहब का नाम भी था, और चौधरी जावेद अख्तर गुजर का नाम भी था। तो अगर आप देखें तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ही नाम बनते हैं, हर कौमियत के लोगों के नाम बनते हैं, लेकिन कोई भी आज इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल मुलाकात करने नहीं आया। ये रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान असगर, जो जर्नलिस्ट हैं, कि आज वहाँ पर लिस्ट दी हुई थी
اور कोई पुलिस भी लगी हुई थी, मीन सारा इंतज़ाम था कि लोग आएंगे तो हमने उनको रोकना है, लेकिन कोई नहीं आया। बार बार हम यहाँ से लीडरशिप से ये गुजारिश करते हैं कि बड़े नाम, ऐसे नाम जो जाकर वहाँ पर बातचीत कर सकें, मसलन आज़म सवाती साहब को भेजें मुलाकात के लिए, हर दफ़ा ही उनका नाम डाल दें, हफ्ते में एक दफ़ा ड्यूटी देनी है, वहाँ पर मुलाकात के लिए जाना, मुलाकात ना भी हो तो बाहर मीडिया के साथ बातचीत करें। इसी तरीके से और केपी से बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, पंजाब से बड़े बड़े नाम हैं, सिंध से बड़े बड़े नाम हैं, चले सिंध दूर है, उनको आप कभी कभार मौका दे दें, उन्हें भी आना चाहिए, बाकी लीडरान को भी, लेकिन नाम डालने चाहिए और उन लोगों को वहाँ जाके मीडिया को इंगेज करना चाहिए ताकि इमरान खान साहब के बारे में खबर बने और हम यहाँ उनकी बातचीत कर सकें। ये अलग बात है कि आप ना भी कोशिश करें तो हमारे बहुत ही मोहतरम सुहेल अहमद साहब, वसीम अब्बास साहब जैसे लोग, कोई ना कोई ऐसी, जैसे दोस्त लोग कह दिया, माजरत, मेरे से बड़े सीनियर हैं, ऐसे दोस्त जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे चलें हम डिस्कशन तो शुरू हो ही जाती है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, तो वो डिस्कशन तो नहीं मरती। इमरान खान का नाम तो मीडिया के अंदर जिंदा रहता है, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पर लोगों को भेजें ताकि इतवार वाले, अपना जुमेरात वाले दिन वहाँ पर कोई ना कोई डिस्कशन जो है वो शुरू हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी दी है। इस हवाले से इंशाल्लाह बरोज़ हफ्ता 25 अप्रैल को वो 2 बजे मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनकी इस कॉल के अंदर शामिल हों। मुजफ्फराबाद में आपको पता है कि कश्मीर और जीबी में इलेक्शन भी हो रहा है और ये स्ट्रीट मूवमेंट भी हो रही है, तो एक अच्छी गहमा गहमी होगी। उम्मीद करते हैं कि जब सुहेल अफरीदी साहब कश्मीर जाएंगे तो लोग जौक दर जौक उसमें शामिल होंगे और एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस सारी अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब इमरान खान की रिहाई या उनका इलाज करवाने के लिए जो मुनासिब इक़दाम हैं उनके लिए इसे बेहतर तरीके से चैनलाइज करेंगे। आगे चलते हैं। अगली खबर, नईम अशरफ भट्ट ने, वैसे मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी अच्छी खबरें लाते थे, पिछले 3-4 दफ़ा की इनकी खबरें या 5 दफ़ा की खबरें ऐसी है जो दूसरी साइड से हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि ये मिलिट्री जर्नल्स की ख्वाहिश पर ये खबर दी गई है, ये उनके इमा पर दी गई है, ये फीड की गई है खबर। अब इन्होंने एक और ख़बर जो है वो दी है और वो खबर ये है कि 3 वकला रहनुमाओं पर इमरान खान बहुत बरहम थे जब आखिरी दफ़ा मुलाकात उनकी सलमान सफदर के साथ, ये जो हाल ही में मुलाकात हुई उसमें, और उन्होंने उसमें हामिद खान साहब का नाम लिया, सलमान राजा साहब का नाम लिया, इंतज़ार पंजोता साहब का नाम लिया कि ये वो वकला हैं जिन्होंने फ़ायदे उठाए, मेरे नाम पे सीटें लीं, बार इलेक्शंस में कामयाबी ली, लेकिन अब ये गायब हो गए। मेरा नहीं ख्याल, मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने ऐसे कहा होगा। वो हामिद खान साहब का बहुत ही एहतराम करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हामिद खान साहब की लिमिटेशंस हैं इस सोसाइटी के एतबार से। हमारी सोसाइटी ज़रा डिफरेंट है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका इखलाकी कॉम्पस क्या है, उसको लोग, आपका इखलाकी मेयार क्या है उसको लोग नहीं देखते। अगर आप बहुत हायर लेवल की इखलाकियात प्रैक्टिस करते हैं तो लोग कहते हैं ये आपका अपना मामला है। वो ये देखते हैं कि आप उनकी शादी पर आए, आप उनकी फौतगी पर आए, आप उन्हें जफ्फी कुट के डालते हैं कि नहीं, गए हुए चाय पिलाते हैं कि नहीं, दरवाजे तक छोड़ते हैं कि नहीं, जब फ़ोन करें मिलने को तैयार होते हैं कि नहीं। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप करप्शन भी करते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है। तो हमारे जो लोगों का मेयार है किसी को पसंद और नापसंद करने का, वो बहुत मुख्तलिफ है। मसलन पूरी दुनिया के अंदर, मैंने ये बार बार पहले भी बात कही, क्विकली रिपीट कर देता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर 3 डेटरेंस लेवल होते हैं बुराई को रोकने के। पहला डेटरेंस लेवल पूरी दुनिया के अंदर होता है खौफ खुदा। हर सोसाइटी में, कोई क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी, तो जो भी जिस भी खुदा की इबादत करता है वो उसका उसे खौफ होता है कि मैं बुरा काम करूंगा तो डे ऑफ जजमेंट या दुनिया में भी अल्लाह मुझे उसकी सज़ा देगा, उसका रब उसे सज़ा देगा, इसलिए वो रब से डरते हुए बुरे काम नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। ये पहला खौफ होता है किसी सोसाइटी में भी। पाकिस्तान में है, हुक्मरानों के अंदर खुदा का खौफ है, ये आपने खुद जवाब देना, मेरा ख्याल नहीं है। हो तो ये ऐसे सारे काम ना करें। हो तो ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 57 अरब 57 बिलियन का लगा के सिर्फ 95 मेगावाट बिजली उसमें से अगर बनाई है इन्होंने 4 दिन चला के सिर्फ, तो ये लोगों से और खुदा से माफ़ियाँ मांगें, ना कि उसके रिकॉर्ड को आग लगाकर और फिर अपने आप को पेश करें कि हम ही तजर्बेकार टीम है, हमने इस मुल्क की राह को जो है वो तब्दील करना है। 26 नवंबर को गोलियां सरों में मारने वाली बात हो, मुरीद के में मारने की बात हो, कश्मीर में सरों में गोलियां मारने की बात हो, तो खौफ खुदा हो तो ये सारे काम ना हो, तो खौफ खुदा नहीं है। दूसरी चीज़, कानून की फ़िक्र होती है। किसी भी सोसाइटी के अंदर कानून की फ़िक्र होती है। मैं पकड़ा जाऊंगा, कानून मुझे सज़ा दे देगा। वो आगे चल के जज आसिफ साहब की आपको 2 आज की जजमेंट्स बताते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कानून की इन लोगों को कितनी फ़िक्र है। चलें बता ही देते हैं साथ साथ। जज आसिफ साहब ने आज जो शहबाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उनका नाम राबिया था, और उनके शौहर राबिया इमरान और उनके शौहर इमरान जो हैं,
ان کے خلاف جو صاف پانی کرپشن ریفرنس تھا اس میں انہوں نے ریلیف دیا بہت بڑا، اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ کینسل کر دیے ہیں. اب وہ عدالت میں پیش ہو رہی ہیں 5 مئی کو. اور آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں رابعہ عمران اور ان کے شوہر عمران صاحب کو جو ہے وہ باعزت اس کیس میں سے بری کر دیا جائے گا. یہ کیس جو کئی سالوں سے لٹک رہا تھا، اس کیس کو مکمل ختم کر دیا جائے گا. لیکن سب کو پتا ہے کہ صاف پانی کے کیس کے اندر بے شمار جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. اچھا، جج آصف صاحب بڑے ہو کر چیف جسٹس ضرور بنیں گے. یہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو ضرور کراس کریں گے. آپ کہیں گے وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ اگلا سن لیجئے. انہوں نے مارچ 16 کو ایک فیصلہ کیا تھا. یہ تو اب کیا نا اپریل میں. پچھلے مہینے بھی انہوں نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا تھا جج آصف صاحب نے. انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز کے اندر جو کرپشن اور منی لانڈرنگ اور دوسرے جو جرائم تھے ان کے اوپر جو انکوائری ہو رہی تھی اس کو بند کر دیا. ان کو بھی اس میں باعزت بری کر دیا. تو یہ جس طرح سے شریف خاندان کے لیے آسانیاں سمیٹ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کا ہر کیس یہ ختم کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر جسٹس سرفراز ڈوگر کم از کم ضرور بنیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ جسٹس امین الدین بھی بن جائیں. تو یہ اس ترقی کی منازلیں آپ دیکھیں گے، کتنی منازل جو ہیں یہ کتنی تیزی سے یہ طے کریں گے آنے والے وقت کے اندر. بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو پہلا خوف خدا کا اور دوسرا قانون کا. تو قانون تو جب جج آصف، جسٹس امین الدین، جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں تو قانون کا جو خوف ہے وہ تو ختم ہو گیا. پھر تیسرا خوف کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے عوام کی جو فیڈ بیک ہے، ناپسندیدگی ہے، عوام کی جو رائے ہے. اچھا، اس خوف کا کیونکہ ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. ایک تو چک لو، ڈالا بیچ کے چک لو، مارو کٹو، پرچے دو لوگوں پر، دہشت گردی کے پرچے دو تاکہ لوگ آپ پہ کرٹیسائز نہ کریں. پہلے اکیلا چودھری کرتا تھا، اب تو مریم صاحبہ کے خلاف بھی کوئی خبر دے تو وہ ڈالا بیچ کے اٹھوا لیتی ہیں. تو تیسرا جو ان کے ایک چیک ہے اس کو اس طرح سے ہینڈل کرتے. دوسرا، ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی، سب کی، آپ کی، میری، ہم سب کی ایک بہت بڑی منافقت ہے. ہم کام تو گندے ترین کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بات چیت جو ہے، اخلاقیات جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی اعلیٰ ترین سوسائٹی والی کریں. آپ جناب، مطلب جو موسٹ کرمنل لوگ ہوں ان کو جواب دیتے ہوئے بھی آپ جناب کے ساتھ بات کریں. آپ انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ چور ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. وہ چوری جتنی مرضی کریں، آپ انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ چور ہیں. اور اگر آپ کہیںگے تو آپ بدتمیز ہیں. تو وہ کرتے کیا ہیں؟ جو تو لوگ اشرافیہ میں سے ہیں تو وہ تو سارے ہی حمام کے اندر 99.9% ننگے ہیں. کسی نے فیکٹری میں پیسہ بنایا، تو کسی نے ٹیکس چوری کر کے بنایا، تو کسی نے حکومتی ٹھیکے میں بنایا، تو کسی کے دادا نے بنایا، تو کسی کا باپ جو ہے وہ ماشاء اللہ کے اندر انوالو تھا، تو کسی نے یہ کیا تھا، کوئی افغان جنگ کے اندر ڈالر بنا بیٹھا. تو وہ تو سب ننگے ہیں. وہ تو سارے کے سارے یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک، وہ سب ایک دوسرے کی مجاں دیاں پہنا نے. بیچ میں سے اگر کوئی مڈل کلاس میں سے نکل کے آتا ہے جس کے باپ دادا نے وہ کرپشن نہیں کی یا اس نے خود بھی نہیں کی، اور وہ سوال پوچھتا ہے عام عوامی انداز سے، تو اس کو برانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی بدتمیز ہے. اور ہم بھی فوری طور پر ایز اے سوسائٹی اس چکر میں آ جاتے ہیں، ہاں یار اس کی زبان اچھی نہیں ہے. میرے خیال میں زبان تب بری ہے اگر آپ کسی کو گندی گالیاں دیتے ہیں. زبان تب بری ہے اگر آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، بلو دا بیلٹ کسی کے اوپر حملے کرتے ہیں، اس کو آپ زبان گندی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو چور، ڈاکو، کرپٹ کہتے ہیں. مجھے آج ہی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ گل صاحب آپ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ وہ جنگیں بھی لڑتے ہیں جو آپ کی ہوتی نہیں ہیں. آپ ذرا بہت ساری چیزیں میری دیکھیے گا، میری یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر صحافیوں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، عمومی طور پر جو سیاست میں اور پبلک لائف میں ہوتے ہیں لوگ وہ صحافیوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں الجھتے؟ کیونکہ صحافی جو ہوتے ہیں انہوں نے واپس کمنٹری کرنی ہوتی ہے. آپ ان سے الجھیں گے تو آپ کی ہر چیز کو پبلک کے سامنے رکھ دیں گے. آپ نے جو کرپشن کی ہوگی، آپ کی جو اس طرح اور اس طرح کی ویڈیوز ہوں گی، آپ کے اور معاملات ہوں گے، وہ صحافی پبلک کے سامنے رکھ دیں گے. تو ان اے وے یہ جو میں بھی یہی کام تقریباً کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے پاس آواز ہے اس سے ہم بلیک میل کرتے ہیں اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کرتا ہوں، میں عمومی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلیک میل کرتے ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ میرے پیچھے پڑ جائے گا. اس لیے صحافی غلط کر رہا ہو، بات صحیح کر رہا ہو، سیاستدان جو ہے وہ منہ نیچے کر کے گزر جاتے ہیں. اب اس سے کیا ہوا کہ کلچر بن گیا بلیک میل کرنے کا اور جھوٹی باتیں کرنے کا. اب میں جب آیا ہوں اس سارے کام کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو بھی کویسچن کرنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آسما شرازی صاحبہ ہوں یا انصار عباسی ہوں، یہ سب میری جان کے دشمن ہوں گے. ان کو لگتا ہوگا کہ پاکستان میں سب سے بڑا اگر کوئی 78-79 سال میں فتنہ ہوا ہے تو وہ میں ہوں، اور سارے پاکستان کی مسائل کی جڑ اصل میں ہوں. تو میرے آج ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کسی اور امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ میرے سے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ امریکی سوسائٹی میں ہوتے اور ایسی لڑائیاں لڑتے جس سے آپ کا ذاتی نقصان یا فائدہ نہ ہوتا تو لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے کہ یار یہ بندہ اپنے ذاتی نقصان سے اٹھ کے جو پبلک ویلفیئر کے یہ عام باتیں ہیں، کسی اور کے حق کی بات ہے، اس پر بھی لڑائی لڑ لیتا ہے.
लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग जब आप वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता, ये तो सभी के गले पड़ता है, ये तो पागल है, ये तो हर सुराख में उंगलियां देता है जाके। वो ये नहीं समझते। अभी फॉर एग्जांपल भट्टी साहब से मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता था, अभी तो कोई राब्ता नहीं जाहिर है, जब पाकिस्तान में थे। इरशाद भट्टी साहब की बात कर रहा हूँ। मीरा के साथ जब उनका फिल्म स्टार मीरा के साथ हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ तो मैंने भट्टी साहब के ऊपर यहाँ से कहा कि उन्हें माजरत करनी चाहिए। जाहिर भट्टी साहब को बुरा लगा होगा। अब मीरा साहबा से ना मैं कभी मिला हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है, ना होगा, लेकिन मुझे लगा कि जो इखलाकियात बनती हैं उसकी तरफ खड़े होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी तरह इमरान खान साहब के ऊपर कल एक वो शरीफ ख़ानदान के ज़ाती किस्म के गांव में हम कहते हैं सेपी करना। सेपी का मतलब होता है कि नाई जो है, मोची है, जो भी गांव के अंदर काम करने वाले लोग हैं, डिफरेंट उनके प्रोफेशन हैं, उनको पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपके साथ होता है। फसल उठती है तो आप उसे दाने दे देते हैं, मीन गंदम देते हैं, मकई देते हैं, दूसरी चीज़ें देते हैं। शादी और गमी के ऊपर आप उसे टिप देते हैं, लाग जैसे कहते हैं। और उसका काम होता है कि सारा साल आके आपकी शेव भी करना, बाल भी काटना, आपके बाकी काम भी करना। तो इसे कहते हैं पक्के ठेके पे रखना, या सेपी, पंजाबी में इसका लफ्ज़ है, सेपी पे रखना बंदे को। तो शरीफ खानदान ने बहुत सारे सहाफ़ी भी सेपी पे रखे हुए हैं। अब कल परसों एक सहाफ़ी थे, वो सहाफ़ी तो नहीं है लेकिन चलें वो अपने आप को कहते हैं, वो मुझे उनका नाम ही याद, शक्ल याद है बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी मनहूस से ही हैं, वैसे माजरत कहना नहीं चाहिए लेकिन किसी को, लेकिन हैं वो मनहूस से ही। तो वो कल कह रहे थे कि इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल में बड़ी करप्शन करता रहा है। 10,000 का चेक लेता था तो 5,000 जेब में डालता था और 5,000 चेक शौकत खानम में। अब उस बेशरम आदमी को ये नहीं पता, सॉरी फिर ये वर्ड कह रहा हूँ, कि इमरान खान तो जेल में, वो तो अपना दिफा नहीं कर सकता, और उसके दिफा में अभी तक पार्टी की तरफ से किसी ने कोई बात नहीं की इमरान खान की तरफ से। मैंने ही कल वो ट्वीट किया, या आम जो वर्कर हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने जाहिर है उसको जवाब दिया। मैं इन लोगों में सारे खामोश रहे कि हम सहाफ़ी को अपने गले क्यों डलवाएं, हमारा क्या लेना देना इससे। चुप करके इमरान खान के बारे में बात कर रहा है, करने तो बाहर आएगा इमरान खान, खुद ही जवाब दे लेगा, हमें क्या। मैंने उसे जवाब दिया, अब जब जवाब दूंगा और यहां से भी दूंगा तो किसकी जान का दुश्मन बनेगा? मेरा। अब मुझे क्या कहेगा? करप्शन कहेगा, मैंने मिल लगाई हुई है, नहीं कह सकता। मेरी कोई ऐसी वैसी वीडियो होगी, वैसे तो आजकल जिसकी भी निकलती सारे कहते हैं एआई की है, मेरी निकाल देंगे, मैं भी ये कह दूंगा एआई की है। कहने का मतलब ये है कि वो भी मसला नहीं है, तो फिर क्या कहेगा? एक ही चीज़ रह जाती, बड़ा बदतमीज़ है जी। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो सेपी पे रखे हुए परमानेंट सहाफ़ी हैं, ये नून लीग, और अब तो पीपल्स पार्टी भी वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गई, लेकिन नून ने की हुई है ज़्यादा। तो वो जब ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं तो ये भी नहीं सोचते कि इमरान खान तो चले जेल में है। शौकत खानम के अंदर कैंसर के मरीजों का इलाज होता है, और बड़े ही बेआसरा, बेकस लोग, मजबूर लोग, उनके कैंसर का इलाज होता है। और आप जब ऐसी बकवास करेंगे तो एक बंदे ने भी अगर अतिया ना दिया ये सोच के, तो क़यामत के दिन अल्लाह की ज़ात आपको पूछेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ना इन्हें क़यामत का डर है, अल्लाह का डर नहीं है, वरना ऐसी बकवास करें, बातें करें, और अगर की है तो फिर सबूत लाएं सामने। इतना बड़ा इल्ज़ाम है एक रिफाई इदारे पर भी। और इमरान खान साहब को एक मिनट के लिए छोड़ दें, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर जो गरीबों का इलाज करता है उसके ऊपर ये एक इतना बड़ा इल्ज़ाम है। अगर आपने लगाया तो फिर आप सबूत लेके आए, पता चले। मैं तो यूके में अपनी पार्टी से और दूसरे लोगों से कहूंगा कि इसके ऊपर वहां पर मुकदमा करें अगर बन सकता है। मैं खुद भी कोशिश करूंगा यहां से बैठ के कि जो भी इस सूरत हाल में हो सके। तो अल्लाह का डर नहीं है, कानून जज आसिफ बैठे हुए हैं इनके पास, और तीसरा आवाम का है। जो सवाल पूछता है उसे ये बदतमीज टर्म कर देते हैं, और ये फिर ऐसे पढ़ते हैं, कोई औरत कार्ड निकालता है और कोई बदतमीज, ऐसे पढ़ते हैं कि आपको आइसोलेट कर देते हैं, आपको पूरी सोसाइटी के अंदर आउटकास्ट कर देते हैं, आपकी ऐसे ब्रांड बना देते हैं कि ये तो है ही बदतमीज़। हमें बंदा तो अच्छा है लेकिन हमें इसकी तर्ज तकल्लम से बहुत जो है वो, ये भी नहीं सोचते कि कोई वीडियो देखें इस बंदे की कि यार क्या इसने वाकई कोई गंदी गाली दी है, बदतमीज़ी की है। नहीं, बस सुनी सुनाई बात पर फलां बदतमीज़ है। तो एक ही बात, जैसे इसराइल एक ही बात रगड़ता रहता है, एक ही बात कहता रहता है, तो पूरी दुनिया उसको सच मान गई है उनकी बात को, या कम अज़ कम अब से थोड़ी देर पहले तक मानती थी। और जो दूसरी तरफ का सच है वो लोगों के सामने नहीं आता। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जनाब के कल्चर से निकलें। मैं ये नहीं कह रहा गंदी गालियां दें लोगों को, लेकिन जो मासेज का रिएक्शन होता है ना पूरी दुनिया में, वो रफ होता है। पूरी दुनिया में जो आम आवाम होती है ना, वो जब किसी से कुछ नहीं कर सकती तो वो गुस्से में आके क्या करती है, आपको बुरा भला बोलती है। तो इनको वो भी तकलीफ है, ये लोगों को उठाते भी हैं, पर्चे भी करते हैं, मारते भी हैं, और जिसके साथ ये ना कर सकें उसको ब्रांड करते हैं कि बड़ा बदतमीज़ है, ताकि उसकी आवाज़ में से जो डंग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म करें, उसको डिल्यूट कर दें, उसके असर को इस चक्कर में मत आया करें, खुद भी आवाज़ उठाया करें, चोर को चोर कहें, ये आप जनाब में से निकलें, क्योंकि खुदा का डर इन्हें नहीं है, अदालतों का डर इन्हें नहीं है। अगर आप लोगों ने भी इन्हें ही हाँ करके इनके साथ खड़े होना है और अच्छा अच्छा कहना है और आप जनाब के अंदर रहना, तो फिर तो इनकी मौजें लग गई। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी को गंदी गाली दें, माएँ बहनें सांझियाँ होती हैं, उनको कुछ ना कहें, इनको कहें, जो चोर है उसको चोर कहें। अब मुझे बताएं, ये जो जज आसिफ कर रहा है, अगर जज आसिफ साहब के बारे में मैं ना बात करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? मेरी ज़ाती लड़ाई है,
جج آصف نے جو ابھی مریم نواز کو یا رابعہ عمران کو فائدہ دیا وہ میری ذات کو دیا. یہ جو میں انصار عباسی صاحب پر تنقید کرتا ہوں وہ میری ذاتی لڑائی ہے, مجھے کچھ کہتے ہیں وہ. یہ جو ابھی وہ جو وکیل نما, ایک اپنا وکیل کہہ رہا ہوں, صحافی نما, وہ جو شخصیت شریف خاندان کے سیپی ہیں, وہ جو عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں میری ذات پہ لگا رہے ہیں. لیکن آپ کو اپنے رب کو جواب دینا ہے, اس لیے صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں اور غلط کے خلاف جو ہے وہ آپ احتجاج کریں, آپ اپنی آواز بلند کریں. لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں, لوگ جو سمجھتے ہیں سمجھنے دیں. اگلی خبر, بشرا بی بی کا شادی کا ستارہ ٹھیک نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ ان کی شادی ابھی تک چل رہی ہے. یہ شادی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. ماہر علم نجوم سامعہ خان صاحبہ. میں تو حیران ہوئی جو ابھی تک بھی چلی ہے یہ بشرا بی بی کی استقامت والا وہ ہے. ورنہ خان صاحب کا میرج ہاؤس اچھا نہیں ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ اگلے 2 سے 2.5 سال بھی ستارہ ان کا میرج ہاؤس زد میں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرج جو ہے نا یہ کسی بھی وقت بریک کر جائے گی. ان کے بارے میں پہلے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ گلا کرتی ہیں کہ وہ شہباز گل صاحب میری بہت ٹرولنگ کرتے ہیں. اب اس پر وقار خان صاحب نے کمنٹری لکھی, میں نے نہیں لکھی, میں صرف پیش کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس دن سے بشرا بی بی کی شادی ہوئی ہے ان کی طلاق کروا رہی ہیں, اور اسی سارے عرصے کے اندر ان کی اپنی شادی ہوئی تھی اس کی بھی طلاق ہو گئی اور ان کو پتہ نہیں تھا. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جا رہا تھا, عدیل راجہ صاحب کی خبر تھی 28 اپریل کو, اور ججوں کا تبادلہ کیا جا رہا تھا. آج اس کے اندر انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شریک ہونے کی کوشش کی ہے یحییٰ آفریدی صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں بلاؤں گا کیونکہ ججوں کو ٹرانسفر کرنا جو ہے وہ آئین کے روح کے خلاف ہے, اور اس کی جو ریمیفیکیشنز ہوں گی وہ بہت سخت ہوں گی, اور ججز کو ایسے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بائی اینڈ لارج بات یہ کی. وہ 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کو اب تختہ مشق بنانا ہے. وہ چودھری کے خلاف آواز اٹھانے میں, جنرلز کے خلاف آواز اٹھانے میں انہوں نے جرم کر دیا تھا. اب سب کو ان کے خط کا پتہ ہے. اب یہ ساری سازش ہے. سازش اس لیے ہے کہ ایک طرف یحییٰ آفریدی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور اب جو سیکرٹری ہوگا اس کا جوڈیشل کمیشن کا, اس کے پاس اگر زیادہ ممبران کہہ دیں گے کہ آپ یہ بلائیں اجلاس تو وہ اجلاس بلا لیں گے, اور اس وقت زیادہ ممبران جو ہیں وہ حکومتی ہیں. جب وہ کہہ دیں گے کہ اجلاس بلائیں تو اجلاس ہو جائے گا. تو اگر یہ تبادلے انہوں نے واقعی کرنے ہوئے تو پھر اجلاس ہو جائے گا, لیکن اگر صرف ڈرانا مقصد ہوا فی الحال تو اجلاس نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی 2 نمائندے ہیں, گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب, وہ دونوں اس میں جا رہے ہیں. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے. ایجنڈا ہے اجلاس کا جو سرفراز ڈوگر صاحب نے بھیجا ہے کس کس کو ٹرانسفر کرنا ہے, اور میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ دبائے بیٹھے ہیں, اس انفارمیشن کو پبلک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں. ویسے ان کا کردار یہ ہے کہ انہیں اسے پبلک کرنا چاہیے. اگر وہ اس انفارمیشن کو دبا کے بیٹھیں گے تو پھر وہ جنرلز کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ججز کے خلاف کھڑے ہیں. بھلے آخر پر جا کے وہ اس کام کے خلاف ووٹ دے دیں جوڈیشل کمیشن میں, لیکن اس انفارمیشن کو چھپا کے رکھنے میں پھر وہ جنرلز کی مدد کر رہے ہیں اور ججز کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں, عوام کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپ رہے ہیں. انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر تمام جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. یہ ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے لاہور سے, بہت ہی بڑی خبر. پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, بہت ہی بڑا دھچکا, تاریخی دھچکا, اور نون لیگ کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, بہت ہی بڑا فائدہ, تاریخی فائدہ. اور سن لیجیے گا پوری خبر اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی. مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پنجاب سے سیاست ہی ختم ہو گئی آج. یہ ہیں جناب پی پی 154 کے گاؤں لیلا پور. ہو سکتا ہے نام میں غلط لے رہا ہوں, یہاں لیلا پور ہی لکھا ہے تو میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا. یہ گاؤں لیلا پور سے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین چودھری اختر میو نے پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر لی. اہلیان علاقہ نے تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا والہانہ استقبال کیا. اس موقع پر رکن اسمبلی غلام حبیب اوان, آصف امین نمبردار, آزاد گجر, حاجی سجاد, عابد حسین سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے. کون لوگ ہو تسی؟ نہ صرف یہ خبر چلوائی گئی, اس کے اندر انسگنیا لگایا گیا اوپر. قومی اسمبلی کا اسپیکر صاحب گئے تھے نا, اس کو قومی اسمبلی کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں آفیشیل, ان سے اس خبر کو کروایا گیا. یہ آپ کو پتہ ہے, جو لوگ نہیں سمجھتے سسٹم کو ان کو بتا دوں کہ جو بالکل گلی کے لیول کے اوپر بندہ وائس چیئرمین ہوتا ہے نا, جو گلی محلہ ہوتا ہے نیچے گاؤں کے اندر بھی, آپ یہ کہہ لیں کہ 2 حصے ہوتے ہیں, وہاں سے ہی وائس چیئرمین صاحب ہیں. میں ان کی کوئی تحقیر نہیں کر رہا چودھری اختر میو صاحب کی, لیکن اختر میو صاحب کے پاس کوئی 400-500 ووٹ ہوگا, وہ بھی بڑی بات اگر ہوگا. ویسے تو 100-150 ووٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ ان کے قبیلے کا ادھر ادھر کا. عمومی طور پر میں ان کی بات نہیں کر رہا, عمومی طور پر وائس چیئرمین بیچارہ جو ہے وہ نیچے ایک گاؤں کے اندر بھی 3-4 حصے کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. خبر ایسے بنا کے دی کہ جیسے پتہ نہیں تحریک انصاف کو کیا نقصان ہو گیا. یہ ڈیسپریشن ہے نون لیگ کی کہ کوئی بندہ مل جائے, بھلے بی ڈی ممبر, وائس چیئرمین, کوئی مل جائے, اس کو ایسے خبر بناتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اصل میں یہ اپنا مذاق بنوا رہے ہیں. اچھا جی, ایک پاور سیکٹر کے بارے میں میٹنگ ہوئی ہے. لیفٹنٹ جنرل ظفر اقبال جو ایئر ڈیفنس کی کمانڈ کر رہے ہیں اس ٹائم, لیفٹنٹ جنرل ظفر اقبال صاحب, وہ بھی اس ٹاسک فورس میں شامل تھے. لوگوں نے سوال پوچھا کہ جی یہ اس میٹنگ میں کیوں بیٹھے ہیں؟
पावर सेक्टर में तो ये बिजली आजकल बहुत बंद हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, तो ये क्यों बैठे हैं? तो उस पर अमजद निज़ामी साहब ने एक ट्वीट करके बताया कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल साहब हैं, असल में ये पावर सेक्टर की जो कमेटी बनाई हुई है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। SIFC के बाद सब कुछ हमारे जर्नैलों ने अपने हाथ में रखा हुआ है ना, तो उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और याद रहे ये वही टास्क फोर्स है जिसके 10 अरकान को सितारा इम्तियाज दिया गया और बकिया 5 को तमगा इम्तियाज, मीन 15 लोगों को सितारा इम्तियाज और तमगा इम्तियाज दिया गया। और जो वजीर तवानाई अवैस लगा रही हैं उन्हें हिलाले इम्तियाज दिया जा रहा है, अभी मई के महीने में दे दिया जाएगा। कारनामा क्या है इनका? लोड शेडिंग रोकना नहीं है, बाकी कारनामा क्या है? 2400 अरब के गर्दिशी कर्जे थे, उनको खत्म करने के लिए, आधा करने के लिए 1275 अरब का कर्ज लिया बैंक से सूद पर और वो गर्दिशी कर्जे अदा किए। ये कारनामा है। सेठों का पैसा हुकूमत के पास फंसा हुआ था, इन्होंने सेठों के साथ मिलकर साजबाज की। सेठों ने कहा यार हमारा पैसा तो दिलवाओ। आल्दो के सेठों को भी पता है कि वो ज्यादातर हराम का पैसा है क्योंकि वो मुआहदे बहुत गलत हुए हुए हैं। इन्होंने सेठों के साथ मिलकर 1275 अरब आपके नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की आवाम के नाम पर कर्ज लिया, जिसका सूद भी अब आप अदा करेंगे, और वो पैसा उठा के सेठों को दे दिया। इन खिदमात की लेफ्टिनेंट